निवेदन करती हूँ कि वे अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के साथ करताल ध्वनि में एवं हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। धन्यवाद। उसे ये फिक्र है हरदम, उसे ये फिक्र है हरदम, नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है। हमें ये शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम, ये अल्फाज हैं इस साल की भगत सिंह के, आजादी की ऐसे परवाने के ख्यालात जिसने पूरी आवाज बदल दी थी। भगत सिंह जिसने आजादी की लड़ाई को एक नया अंजाम दिया, एक नया रास्ता दिया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह कल भी दुनिया के लिए एक मशाल थे और आज भी दुनिया के लिए एक मशाल है। शहीद आजम भगत सिंह की प्रेरणा लेते हुए ही यूथ फॉर न्यू हरियाणा ने सोचा कि क्यों ना उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर युवाओं को एक मंच पे लाके हरियाणा के भविष्य की नई इबारत लिखी जाए। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी टोली के सक्रिय सदस्य डॉक्टर जयविंद्र शास्त्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर जयविंद्र शास्त्री जी। परमादरणीय सकल कला कलापकलन कुशल भारतीय संस्कृति के रक्षण में तत्पर निरक्षर विवेकी मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, आज मैं हमारे इस ग्रामीण युवा मंथन कार्यक्रम की पावन बेला के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, आप नए हरियाणा जिसमें न भाईचारावाद है, न जातिवाद है, न क्षेत्रवाद है, ऐसे हरियाणा के आप महानायक हैं। ऐसी महान विभूति का स्वागत करते हुए मुझे अति हर्ष हो रहा है। मुख्यमंत्री महोदय, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता में उद्धृत उस कथन के अनुसार यज्ञदा सर्ति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोसनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते, अर्थात महापुरुष जो आचरण करता है संसार उसका अनुसरण करता है। तथैव तद्वत् उसी तरह आज पूरे प्रदेश भर के युवाओं के लिए आप अनुकरणीय एवं प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्यमंत्री महोदय, आप असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। सादगीपूर्ण जीवन एवं सरल जीवन शैली आप मुमुक्षु हैं। आप सन्यासी हैं। आप विविध विषयों के मर्मज्ञ एवं अनुभवों से ओतप्रोत हैं। मुख्यमंत्री महोदय, हमारी प्रमुख रूप से इस टीम में 48 महानुभवी एवं कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं की दिन रात की कठोर मेहनत के परिणाम स्वरूप आज यह कार्य संभव हो पाया है। मैं उन सभी का परिचय तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन प्रमुख रूप से हमारे कार्यक्रम संयोजक एवं सह संयोजक का परिचय मैं आपसे करवाना चाहता हूं। हमारे कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान सतविंदर राणा जी, गांव बाल राजपूतान, जिला करनाल, व्यवसाय से शिक्षक हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महोदय, हमारे कार्यक्रम के सह संयोजक श्रीमान मोहम्मद साजी, गांव भादस, जिला नूह, इन्होंने होटल मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा किया है और सामाजिक संस्थाओं में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, मैं हमारा कार्यक्रम है आज हमारे सामने है और आपकी प्रेरणा और हमारे
सभी युवाओं के सहयोग से जो संपन्न होने जा रहा है। यह कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का श्री गणेश बहुत ही पावन और पवित्र दिन 5 अगस्त, जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जियों की पवित्र जन्मभूमि अयोध्या में श्री रामचंद्र जियों के मंदिर के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ। हमने प्रारंभ उस दिन से किया। महोदय, 7 अगस्त को हमने गूगल फॉर्म के माध्यम से युवाओं से आवेदन मांगे और महोदय, संख्या दिन प्रतिदिन इस प्रकार बढ़ती चली गई। आज लगभग 7,000 युवा इस कार्यक्रम में शामिल हैं। महोदय, इस कार्यक्रम में समस्त हरियाणा के 22 जिलों से लगभग 1100 कुछ गांवों से युवा शामिल होने जा रहे हैं। महोदय, इस कार्यक्रम में युवाओं की रुचि इतनी अत्यंत देखने लायक थी कि 4,500 लोगों ने आपसे प्रश्न एवं सुझाव रखे हैं। हमारी 15 सदस्यीय टीम ने उन प्रश्नों में से 17 प्रश्नों को शॉर्टलिस्ट किया और उन्हीं में से आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो चयनित प्रश्न हैं, वो आज आपके सम्मुख रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय, मैं इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि के बारे में हमारी टीम ने एक वीडियो बनाई है। मैं हमारी IT टीम से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो वीडियो ऑन करें। एक झलक। परम सम्माननीय जनसेवक, सरल हृदय, निष्कपट मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपका पुनः पुण्य भूयो भूयो बारंबार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अब मैं इस कार्यक्रम के अग्रिम संचालन के लिए हमारी संचालिका शुभ श्री डॉक्टर सिमरन को मैं मंच सौंपता हूँ। अग्रिम कार्यक्रम डॉक्टर सिमरन संभाले। डॉक्टर सिमरन। धन्यवाद डॉक्टर जयवंत शास्त्री जी। सीएम साहब, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ 1000 से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं, पर नए प्लेटफॉर्म होने के कारण युवा अभी भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमको उम्मीद है यह संख्या आज एक नई ऊंचाई को छुएगी। 10 गांव के युवा 30 टोली के साथ प्रोजेक्टर लगाकर आपको सुन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम से हम आपको 2 बार सुनना चाहते हैं, एक शुरुआत में और एक अंत में। इस कार्यक्रम के अंत में भी आपका मूल मंत्र चाहेंगे, क्योंकि युवा अभी भी टेक्निकल रीजन के कारण जुड़ रहे हैं। ज्ञान वृद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि शहीद भगत सिंह जी की जयंती की पूर्व संध्या पर अपनी सारगर्भित वाणी से हमारा मार्गदर्शन करें। आज हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत सरदार भगत सिंह जी की 113वीं जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर मैं हरियाणा भर से जुड़े हुए हजारों युवा युवतियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि हम लोग युवा साथी मिल करके पिछले 3 महीने से लगातार युवाओं के साथ जो मेरा संवाद है, ये तीसरा कार्यक्रम आज हो रहा है। अवसर जो भी होता है उसका भी अपना एक महत्व होता है। जैसा आज हमने ये अवसर चुना है, हमारे क्रांतिकारी शहीद, देश की आजादी की भूमिका निभाने वाले एक शहीद सरदार भगत सिंह जी
उनकी जयंती की पूर्व संध्या। सरदार भगत सिंह जी का जन्म हमको पता है कि 28 सितंबर 1907 को हुआ था। एक इंसान के रूप में ही हुआ हो, लेकिन हम ये माने कि केवल यहीं तक हम उनको सीमित नहीं रखते, बल्कि उनका जन्म एक हौसले का जन्म था, एक हिम्मत का जन्म था, एक त्याग मूर्ति का जन्म था, एक बलिदान की प्रेरणा का जन्म था। क्योंकि व्यक्ति का शरीर भले ही चला जाए, लेकिन वो व्यक्ति जिन गुणों का पौधा होता है, वो गुण लगातार जिंदा रहते हैं, वो मरते नहीं हैं। भगत सिंह जी को, एक क्रांतिकारी को तो शहादत हो गई, उनको फांसी हो गई, फांसी के फंदे को चूम गए, लेकिन आज भी भगत सिंह, मैं कहता हूं, जीवित हैं हम सब युवाओं के रूप में। हम सब युवा उनकी उन प्रेरणा को, उनके बताए हुए मार्ग को आज भी आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अपने छोटे से जीवन में, यौवन अवस्था में जो कुछ उन्होंने हम युवा पीढ़ी को दिया है, वो बहुत ही उल्लेखनीय है, अतुलनीय है, एक आदर्श है, और हमने उनसे जो भी कुछ सीखा है उसको जीवन में आगे भी उसी प्रकार से उतारने की आवश्यकता है। ये ठीक है, उस समय वो इंकलाब के प्रणेता थे, इंकलाब के पौधा थे, क्रांति को उन्होंने जन्म दिया। उस समय वो आवश्यकता थी, क्योंकि देश गुलाम था। गुलामी के समय विदेशी ताकतों से जब लड़ाई लड़नी होती है, तो संघर्ष की तीव्रता कुछ और प्रकार की होती है। लेकिन उनकी बलिदान के कारण से और बहुत से ऐसे शहीद हुए, जिनके पूरे जीवन को लगाने के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आज हमको उस स्वतंत्रता में जो उनका विचार था, एक देश प्रेम की भावना को लेकर के, एक नवनिर्माण के नाते से एक अच्छे समाज की कल्पना, उसको आगे बढ़ाना है। हम युवा साथी मिल करके उन बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे प्रेरणा लेकर के। और इन सब चीजों की उनकी त्याग और तपस्या जिस प्रकार की थी, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज विचार कर रहे हैं। आज हमने जो संगठन तय किया, बनाया है, यूथ फॉर न्यू हरियाणा। हमारा जो हरियाणा है, इसको किस प्रकार से हम नए हरियाणा के रूप में खड़ा करें। हमारा प्रदेश 1966 में बना, उस समय बहुत ही सीमित हमारे यहां का विकास था, बहुत सीमित हमारी उपलब्धियां थी, आवश्यकताएं भी निश्चित रूप से बहुत सीमित थी। और चूंकि हमारा प्रदेश पंजाब के संयुक्त प्रदेश में से अलग होकर बना था, बड़ा मजाक भी किया जाता था कि हरियाणा प्रदेश ऐसा है, इसकी अपनी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, इनके पास साधनों की कमी है, पता नहीं अपने एम्प्लॉइज को ये लोग पूरी तरह से संभाल भी पाएंगे नहीं पाएंगे, उनको तनख्वाह भी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमारे हरियाणा का जो युवक, हरियाणा को जो हमारा वासी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उसने काम किया, और आज हरियाणा देश के ऐसे प्रांतों में खड़ा हुआ है जो देश की 130 करोड़ आबादी के पेट यानी भूख मिटाने के लिए, उसका पेट भरने के लिए अन्न जो उपजाते प्रदेश में, उनमें अग्रणी है। हमारा यह युवा बड़ा उत्साही है, बड़ा साहसवान है, क्योंकि जब देश की रक्षा की बात आती है तो सबसे पहले आगे हरियाणा का युवक आता है। आबादी हमारी देश की भले 2.5% है, लेकिन यदि सुरक्षा सैनिकों में हम संख्या की गिने तो हमारी संख्या 10 से 11% है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में अग्रणी हमारा हरियाणा का युवक है। हरियाणा के युवक को अवसर मिलना चाहिए, ये हर जगह आगे जाकर के खड़ा होता है। फिर भी आखिर ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ये डायनेमिक प्रोसेस है कि जो युवा है, हर समय का युवा, और युवा यानी 15 से 35 वर्ष का हमारा जो जवान, इसको कैसे आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए सरकारों की अपनी भूमिका होती है। हम लोग लगातार इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। युवा की जो सीखने की ललक होती है, उसकी जिज्ञासा होती है, उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति होती है,
उसका उपयोग करके हम देश और दुनिया में कैसे छा जाए, इसका विचार लगातार हम करते रहते हैं। उस नाते से कुछ बातें जो हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ शिक्षा, इसकी व्यवस्था सुधारने का काम ये हमने करना शुरू किया है। पिछले 6 साल से जब से हमने सत्ता संभाली तो विधान में आया कि शिक्षा में हमारा जो युवा है वो थोड़ा पिछड़ रहा है। और पिछड़ता भी क्यों नहीं, क्योंकि शिक्षा के ऊपर उसका विश्वास उठने लग गया था, शिक्षा का उपयोग नहीं होता था। हमने सबसे पहले ये कहा कि जो शिक्षित है, जो टैलेंटेड है, उसका महत्व बढ़ना चाहिए। और खास करके जैसा हम देखते हैं शिक्षा में, शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरियों का जो विषय होता था, तो यह भ्रष्टाचार से ओतप्रोत सिस्टम, भाई भतीजावाद से ओतप्रोत सिस्टम, जिसमें से लोगों को नौकरियां यानी खरीदनी पड़ती थी, नौजवानों को नौकरियां बिकती थी। हमने उसको आमूलचूल परिवर्तन किया। नौकरी मेरिट पर मिलनी चाहिए। आखिर मेरिट पर मिलेगी तो उसके बहुत लाभ हैं। एक तो शिक्षा पर युवा का विश्वास बढ़ेगा, वातावरण अच्छा होगा, समाज शिक्षित बनेगा। दूसरे, जो शिक्षित युवा सरकारी काम में आगे आएगा, वो जिस काम के लिए आगे आ रहा है, सेवा करने के लिए आ रहा है, तो वो जनता को सेवा भी ठीक से दे पाएगा। पढ़ा लिखा टैलेंटेड युवक होगा तो उसको जनता का लाभ होता है। जनता के लिए तो आप हम काम करते हैं, तो इसलिए इस प्रकार के लाभ हमको निश्चित रूप से हुए हैं। हमने पुलिस की भर्ती में भी ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये अपनाई, चाहे वो ग्रुप डी की भर्तियां थी, चाहे वो क्लरिकल भर्तियां थी, जेईस थे, किसी भी लेवल की, ग्रुप सी की भर्तियां, डी की भर्तियां और इवन एचपीएससी, यहाँ भी थोड़ा जो चीजें सुनने को मिलती थी, हम और आप लोग हैरान होते हैं कि जो अफसर रैंक के लोग भी भर्ती किए जाते थे, करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर भर्ती किए जाते थे। उसके अंदर बहुत बेहतर हमको करना पड़ा। बहुत से, मैं कहता हूं अपने लोग जिनको हम कहते हैं, वो भी परेशान होने लगे। वो कहते थे हम तो सत्ता के नजदीक है, हमारा अधिकार पहले बनता है। हमारा कहना है कि नहीं, अधिकार जो योग्य है उसका पहले बनता है, उसको नौकरी मिलेगी तो उसका लाभ होगा। तो ये एक चीज हमने इसको ठीक किया। सरकारी कर्मचारियों में बहुत से ट्रांसफर्स को लेकर के उद्योग धंधा चलता था, एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हमने बनाई। सामाजिक तौर पर कई प्रकार के ऐसे जो कमियां, कमजोरियां, बुराइयां, उनको ठीक करने का हमने काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना बड़ा अभियान लेना पड़ा हमको। जो जेंडर रेशियो 850 और 60 के बीच में मासिक चलती रहती थी, वो आज 920 और 930 के बीच में जेंडर रेशियो आ गई है। तो इस प्रकार का सामाजिक संतुलन, ये भी अपने में बहुत बड़ा एक अभिशाप था हमारे प्रदेश को, हमने उसको भी ठीक करने की कोशिश की है। चीजें गिनाने के लायक मैं बहुत गिना सकता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करने की बातें आई, ट्रांसपेरेंसी हम लेके आए, टेक्निकल चीजों के आधार पर हमने चीजों को आगे बढ़ाया। कंप्यूटराइजेशन का जमाना है, हर चीज को हमने ऑनलाइन किया। और फिर जो सरकारी सेवाएं, सरकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की सैकड़ों हैं, लगभग 600 सेवाएं और योजनाएं हैं, जो चक्कर काटते रहते थे हमारे गरीब परिवार, जिनकी आवश्यकताएं होती थी, जो उसका लाभ उठाना चाहते थे, उनको मिलती नहीं थी, निराश होकर के घर बैठ जाते थे। हमने वो सब सेवाएं ऑनलाइन करके उनके घर तक पहुंचाई है। गांव-गांव में सीएससी ये खोले हैं, अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र ये हमने खोले हैं, ई दिशा केंद्र ये हमने बनाए हैं। आज जिसकी जो आवश्यकता होती है अपने निकट के स्थान पर जाकर के, और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको सेवा मिल जाती है। इसमें से भ्रष्टाचार कम हुआ है, लोगों को सहूलत हुई है। उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके ऊपर काम किया। और हरियाणा को एक उन लोगों के, निवेशकों के लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ये हरियाणा कैसे बने, इसके ऊपर हमने काम किया और लोग आकर्षित हो रहे हैं। बहुत छोटे बड़े उद्योग पिछले 6 साल के अंदर हरियाणा में लगे हैं, जिसके कारण से हमारे युवाओं को रोजगार भी मिला है। और मैं समझता हूं सरकारी नौकरियां तो लगभग 70 से 75 हजार ही हम अभी दे पाए हैं। उस प्रोसेस में समय भी लगता है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही ली जाती है, लेकिन इससे काम नहीं चलता। प्राइवेट उद्योग में भी नौकरी का बड़ा एक प्रकार से अवसर होता है, अभी हमको जाना होता है। स्वरोजगार इसको करने के लिए भी और हमें अपने कुछ ना कुछ साधनों को लेकर के, बैंकों से ऋण लेकर के अपने काम करने की एक पद्धति ये भी हमको खड़ी करनी होती है। हमारे परंपरागत व्यवसाय, उसको कैसे अच्छा बनाया जाए। कृषि करने वाला एक नौजवान खेती में उसका मन हट रहा है,
आधुनिक तरीके से, अच्छे तरीके से खेती करेगा तो उसकी खेती की आवश्यकता वो वहां काम करेगा। एक अच्छा व्यापार, एक अच्छा उद्योग, एक अच्छी सर्विसेज में भी इस प्रकार की चाहे आईटी की सर्विसेज है, चाहे स्टेट सर्विसेज है, केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, बहुत पोर्टल हमने खोले हैं। हमने अप्रेंटिसशिप के अवसर दिए हैं और जो नौजवान बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार थे, उनको भी कम से कम अपने परिवार पर निर्भर न रहना पड़े, उनको न्यूनतम कुछ पैसा जेब में जाए 100 घंटे काम के बदले, और उनको 2,000 रुपया, 7,500 रुपया ये दिया जाने लगा। 3 साल तक वो अपनी तैयारी करके और किसी न किसी व्यवसाय में आत्मनिर्भर होकर के वो आगे बढ़ते हैं। वैसे बहुत से अवसर ये हमने किए। हमने किसानों के लिए सोलर इसको शुरू की। किसान को आज की पद्धति के हिसाब से उसको कृषि करने का अवसर मिले, वैज्ञानिक तरीके से वो खेती करे, कम पानी, माइक्रो इरिगेशन से वो खेती करे, उपज ज्यादा कैसी होती है ये तो हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण से बहुत अच्छी फसल होने लग गई है। लेकिन फसल की गुणवत्ता बढ़े, क्वालिटी बढ़े। आज फसल में पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स यूज किए जाते हैं, उसके खाने से, सेवन करने से बीमारियां बहुत होती हैं। उन बीमारियों से छुटकारा मिले तो फसल का उत्पाद का जो गुणवत्ता है वो कैसे बढ़े, ऑर्गेनिक खेती की ओर हम कैसे बढ़ें, इस ओर हम काम कर रहे हैं। छोटी जोत है तो छोटी जोत के कारण से और उसमें किस प्रकार से फल की, सब्जियों की या ऐसी कैश क्रॉप के कारण से उसका गुजारा कैसे हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। एग्रो बेस्ड उद्योग, इंडस्ट्री, कहीं मशरूम फार्म है, कहीं मुर्गी फार्म है, कहीं फिशरी है, कहीं पिगरी है, ऐसे ऐसे व्यवसाय जो खेती के साथ जुड़ करके डेयरी फार्मिंग है, इसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी योजनाएं बहुत बन रही हैं। हमारा प्रदेश का हर व्यक्ति कैसे उसको रोजगार मिले, काम मिले, हमारा लक्ष्य है कि 15 से 35 वर्ष तक हम एक एक नौजवान को ट्रैक करेंगे। अब जो लोग पहले पुराना काम कर चुके हैं, कोई पेंशनर हो गए, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, जिनमें अभी उस प्रकार की शिक्षा, कौशल, उस प्रकार का शायद अब समय नहीं रहा उनका, लेकिन 15 से 35 वर्ष का युवा ऐसा है जो पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास भी करने के बाद उसको काम करने के लायक उस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हमारा टारगेट है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसको व्यवसाय आज करने के लिए नहीं मिला और जो घर बैठा है, इसकी ओर हम इंडिविजुअली ये सब कर रहे हैं। और उसमें एक नया जो कार्यक्रम हमने चलाया है कि हर परिवार का पंजीकरण, उसका पहचान परिवार पहचान पत्र के माध्यम से क्यों बना रहे हैं। बल्कि मेरा आपसे आह्वान है कि आप युवा साथी, कोई भी व्यक्ति जिसके परिवार का पहचान पत्र नहीं बना, ऐसा नहीं रहना चाहिए। अपना परिवार पहचान पत्र बनवाना और हमारे आसपास रहने वाले सबका पहचान पत्र बने। अभी वो नियमित प्रोसेस चल रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लगभग इस समय तक 26.5 लाख परिवारों का पहचान पत्र हुआ है। 70 लाख परिवार लगभग ऐसे माने जाते हैं, एग्जैक्ट संख्या बाद में पता लगेगी। लेकिन यदि हर परिवार का पहचान पत्र बन जाएगा, हमारे पास एक डाटा होगा, उस डाटा के आधार पर हम एक संपूर्ण योजना, परफेक्ट प्लानिंग ये बना सकेंगे। और जब परफेक्ट प्लानिंग बनेगी तो बहुत सी जो इस समय समस्याएं शेष रह जाती हैं, वो समस्याएं शेष नहीं रहेंगी। तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि हम युवाओं के लिए जो कुछ कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। अब मुझे बताया गया है कि आप लोगों के कुछ प्रश्न भी होंगे, विषय तो मैं बोलने को और बोल सकता हूँ, लेकिन अच्छा है कि आपकी जिज्ञासाओं के माध्यम से विषय आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि सबको इन सब चीजों का स्पष्टीकरण हो जाए। निश्चित रूप से हमारा संकल्प, सबका संकल्प एक ही है कि हम हरियाणा को एक नए यानी ऊंचे स्थिति पर लेकर के जाए, एक नए हरियाणा के रूप में खड़ा करें। यही हमारी योजना है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अर्थपूर्ण शब्दों एवं देशभक्ति से ओतप्रोत वाणी सुनकर हमारा हृदय पुलकित हुआ है और इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। टेक्निकल कारण से आप सब एक दूसरे को नहीं देख पा रहे होंगे, परंतु आप Q&A के माध्यम से अपना प्रश्न एवं सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख सकते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि कार्यक्रम शुरू होने के पश्चात हमारे पास 700 से ऊपर प्रश्न एवं सुझाव आ चुके हैं। आपका प्रश्न टेक्निकल टीम को अच्छा लगने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आपको अपना प्रश्न एवं सुझाव रखने का मौका दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री
से गूगल फॉर्म की शुरुआत की थी। अभी 26 सितंबर तक 6800 फॉर्म्स हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें करीब 4500 सुझाव व प्रश्न हमें प्राप्त हुए। इसकी स्क्रूटनी के लिए हमने 15 सदस्य की कमेटी का गठन किया था। करीब एक सप्ताह के अधिक परिश्रम के बाद उन प्रश्नों में से करीब 100 प्रश्नों का चयन किया गया। उन्हीं 100 प्रश्नों में से 6 प्रश्न आपके सम्मुख रखे जाएंगे, जबकि नए Q&A यानी क्वेश्चन एंड एडवाइस जिस नए विकल्प का संयोजन किया है, उसके माध्यम से भी 6 प्रश्न लेते हुए कुल 12 प्रश्न आपके सम्मुख रखे जाएंगे। इसलिए मेरा सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे अपना प्रश्न व सुझाव Q&A में लिखकर भेज सकते हैं। मैं टेक्निकल टीम से भी निवेदन करती हूँ कि वे उनके प्रश्न मुझे भेजने की कृपा करें। सरकार के द्वारा जनहित में बनाई गई योजनाओं का सर्वत्र हरियाणा वासियों के लिए उपलब्ध होना भी आवश्यक है। इसी संदर्भ में अपना प्रश्न लेकर आ रही है सांखोल गांव, जिला झज्जर से राजेश दलाल जी। राजेश दलाल जी, इसे टेक्निकल कारण के कारण वो शायद हमारे बीच में नहीं जुड़ पा रही हैं। मैं सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगी कि वे अपने प्रश्न व सुझाव हमें भेजते रहें। उसी में से एक प्रश्न का चयन टेक्निकल टोली ने अभी किया है। अपनी भारतीय परंपरा में व्यक्ति का ओजस्वी गुणों से युक्त होना अच्छा माना जाता है। ठीक ओजस्वी गुणों के विपरीत नशे के गुण होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति नशे का सेवन करता है, उनका ओज खत्म हो जाता है और ओज से व्यक्ति की व्याधि क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। हम सब वैश्विक कोविड-19 की महामारी से जूझ रहे हैं। इसी संबंध में समसामयिक प्रश्न को हमारे समक्ष रखने आ रही है गांव मनोहरपुर जींद से प्रियंका रेड्डू जी। प्रियंका रेड्डू जी, मैं प्रियंका रेड्डू जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपना प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी टेक्निकल इश्यू के कारण वो शायद हमारे बीच में नहीं जुड़ पा रही हैं। मैं आयुर्वेद से संबंधित विद्यार्थी हूँ। आयुर्वेद में स्पष्ट शब्दों में लिखा है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकासरक्षणम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण करना ही हमारा परम कर्तव्य है। हमारी संस्कृति में भी कहा है नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस तरह के भाव को लेकर हमारे समक्ष आ रहे हैं बड़ौदा हल्के गांव रगड़ा सोनीपत से दीपक मलिक जी। दीपक मलिक जी, नमस्कार। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। जी जी नमस्ते। मैं ग्रामीण युवा गांव रगड़ा हल्का बड़ौदा से दीपक मलिक बोल रहा हूँ। जी जी, सबसे पहले तो आपकी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी के समय में आपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया और पत्राचार के माध्यम से हरियाणा के जन जन की समस्याओं को जानकर उनको समाधान की ओर अग्रसर किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके लिए हरियाणा सरकार बधाई के पात्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान हमारे गांव की एक गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गांव में पिछले कुछ समय से कोरोना के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। थोड़े ही समय में कैंसर के पेशेंट, मैं आपको चाहूंगा कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़े हैं। पिछले थोड़े ही समय में
कैंसर के पेशेंट 100 से ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग की माने तो इसका मुख्य कारण पानी की समस्या है। स्वास्थ्य विभाग ने जो हमारे गांव के पानी को जांचा है, ये बताया कि ये पानी जहर के समान है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जल ही जीवन है, जल के बिना मानव का जीना संभव नहीं है। और हमारे गांव की जो प्रमुख समस्या है, ये जल से उत्पन्न हुई है। हम जल के बगैर रह भी नहीं सकते हैं। आपसे अनुरोध करूंगा, सबसे पहले तो इसका मुख्य कारण जाना जाए कि जल जो जहर के रूप में तब्दील हुआ है, उसका मुख्य कारण क्या है। और मैं आपसे एक और अनुरोध करूंगा कि ये आज रबड़ा गांव की समस्या है, आज ये रबड़ा हल्के की समस्या है। अगर इसका पूर्ण समाधान नहीं किया गया तो कल ये समस्या पूरे हरियाणा की समस्या होगी। तो अनुरोध के साथ आपसे ये चाहूंगा कि जल्द से जल्द हमारे गांव की इस पानी की समस्या का समाधान कर करके हमारे गांव के जन जन के जीवन को बचाने का आप काम करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की सरकार हमारे गांव की पानी की समस्या को दूर करवाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी, मुझे याद है कि आपका एक स्पेशल दस्ता पूरे हरियाणा में जल के स्तर को, पानी के स्तर को बढ़ाने का कार्य, पानी के स्तर को सुधारने का कार्य कर रहा है। उसी के साथ साथ मैं चाहूंगा कि इस मुख्य समस्या को मिले, ये समस्या कल इस पूरे हरियाणा की हो सकती है। तो अनुरोध के साथ दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे गांव की समस्या की ओर, इस समस्या को समाधान की ओर ले जाकर के हमारे गांव के जन जन के जीवन को बचाने का आप कार्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपका प्रश्न बड़ा ज्वलंत प्रश्न है और बड़ा गंभीर है। ये विषय बहुत दिनों से हमारे ध्यान में आया है कि जैसे मैंने पहले कहा अपनी बातचीत में कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण से हमारे यहाँ फसलें तो अच्छी होने लग गई, लेकिन हमारा जो उत्पाद है उस उत्पाद का भी उसमें कहीं ना कहीं दूषित, चाहे वो केमिकल्स के कारण से, चाहे पेस्टिसाइड के कारण से, ये जो दूषित वातावरण बना, जिसके कारण से हमारा जो पानी है वो भी नीचे अंडरग्राउंड वाटर खराब हुआ है। इस अंडरग्राउंड वाटर का जैसे उपयोग करते हैं तो कैंसर जैसी बीमारियां भयंकर रूप से आगे बढ़ रही है। और ये रबड़ा गांव की ही कहानी नहीं है, ये और भी स्थानों पर इस प्रकार की शिकायतें आई हैं। और कुछ इलाके तो पूरे का पूरा इलाका यानी पानी नीचे खराब हो गया है। भारत सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है, एक नई योजना जल जीवन मिशन ये चलाया है। और इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब ऐसे सब इलाकों में जहां अंडरग्राउंड पानी ठीक नहीं है और जहां भी हम वाटर बस के माध्यम से पानी पहुंचा सकते हैं या नीचे पानी ठीक है तो उसको लेकर के घर घर में हर रसोई के अंदर पीने का साफ पानी ये पहुंचाने का हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। लगभग 30 लाख ऐसे घर हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो टारगेटेड किए गए हैं, जहां घर घर पानी पहुंचाएंगे। और जहां ये पानी नीचे का खराब है, इस पानी को पीना अवर्जित करेंगे ताकि कम से कम आगे ये कैंसर की बीमारी न फैले। जहां तक पहले के जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए जगह जगह पर ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कैंसर के बड़े हॉस्पिटल्स ये भी बनाए जा रहे हैं। अभी जैसा हमने झज्जर जिले में एक 2000 बेड का कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एम्स का एक ब्रांच है वो बनाया गया है। इसी प्रकार कैंसर की जो इलाज के लिए जो सामान्य हॉस्पिटल हैं उसके अंदर भी जो व्यवस्थाएं की गई हैं। और कैंसर पेशेंट को जितनी सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा सकती हैं वो भी हम सब दे रहे हैं। पिछले दिनों में मैंने घोषणा की थी कि कैंसर के इलाज के लिए यात्रा करने वाले जो ये रोगी हैं इनके साथ एक अटेंडेंट इनको हमने फ्री यात्रा करने का भी दिया है। और साथ में जो पेंशन हमारे वृद्धजनों को मिलती है, ऐसी पेंशन 2200 रुपए की, 2250 रुपए की कैंसर पीड़ित रोगियों को भी ये हमने देनी शुरू की है। तो इस प्रकार से कैंसर पीड़ित जो रोगी हैं उनका इलाज अच्छा हो, उनके प्रति सहानुभूति हमारी है। आगे कैंसर पीड़ित न हो, पानी की अथवा जो खाद्य सामग्री है वो शुद्ध मिले, इसकी चिंता में है। और इसके लिए कुछ काम शुरू हो गए हैं, लंबा कार्यक्रम है, इसको आगे निरंतर बढ़ाएंगे। मैं अपने जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उनको निश्चित रूप से रबड़ा गांव में भेज करके और सबका चेकअप कराएंगे। और चेकअप कराने के बाद उनके इलाज की व्यवस्था जो भी है उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सीएम साहब जिस नए इंकलाब की चाहत को लेकर
एक बार इनको कहें अपना देख ले माइक इनका म्यूट तो नहीं है, उसको अनम्यूट करें और अनम्यूट करके जो हमारे एडमिन के लोग हैं वो जरा चेक करें, सेंट्रली अनम्यूट कर दें उनको ताकि उनकी आवाज आ सके। उनका माइक म्यूट है, माइक म्यूट है तो अनम्यूट कराए ना उनको। इस प्रश्न को कुछ देर बाद ले लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस बात को सबसे अवगत कराना चाहती हूँ कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में पहले रोटी, कपड़ा और मकान था, पर जब शिक्षा एवं स्वास्थ्य का विचार किया गया तो इसमें रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ पढ़ाई और दवाई को भी जोड़ दिया गया। इसके बाद व्यक्ति ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी पर्यावरण संबंधी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। नेचर कैन फुलफिल द नीड बट नॉट द ग्रीड ऑफ एवरीवन। इसी विषय पर अपना प्रश्न लेकर गांव चौकी नंबर 2 रेवाड़ी से आ रहे हैं श्रीमान सुंदर यादव जी। श्रीमान सुंदर यादव जी। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। जी नमस्कार। सर मैं सुंदर रेवाड़ी के छोटे से जिले रेवाड़ी के छोटे से गांव चौकी नंबर 2 का निवासी। जी सर सबसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहूंगा कि आप हमारे बीच में कोरोना को हरा के आए हैं, तो आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। 15-16 दिन का जो मेरा हॉस्पिटल का एकांतवास रहा, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 40 वर्ष के जीवन में मुझे इस प्रकार का एक बंद कमरे में एकांतवास रहने का कभी अनुभव नहीं हुआ था। भले वो एक बीमारी के कारण से, लेकिन उस समय का उपयोग मैंने स्वाध्याय के लिए किया, चिंतन के लिए किया, इलाज के साथ चल ही रहा था और विश्राम भी करने का मुझे अवसर मिला। इसलिए उसमें से एकदम बाहर होकर के अब मैं एकदम स्वस्थ होकर बाहर आया हूँ और अब धीरे धीरे अपनी जो गति पहले वाली है उसको आने वाले 1 सप्ताह में उसी गति पर मैं आ जाऊंगा। धन्यवाद आपने मेरे साथ। सर मेरा जो प्रश्न है वो आज प्रदूषण से रिलेटेड है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रदूषण न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारत में अपने पैर पसार चुका है, और सर हमें यह जानकर बहुत दुख होता है कि उनमें से कुछ जिले हरियाणा के थे। सर मैं मानता हूं कि हमने प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मेरे को यह जानकर भी अति हर्ष हुआ कि आप इसके निवारण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और सर मैं अपने सभी साथी युवाओं को भी बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रदूषण को इतने बड़े स्तर पर समझा और इनका निवारण करने के लिए सोचा, और इनका परिणाम ये है कि 2022 तक गुरुग्राम, जो कि आज हरियाणा में प्रदूषण का सबसे बड़ा केंद्र है, उसमें हम उसको 35% तक कम कर पाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब मैं चाहता हूं कि उस लड़ाई को गुरुग्राम तक ना रोके, उसको एक जन आंदोलन बनाया जाए, जिसमें हर एक युवा से हम अपील करेंगे कि वो जो भी कोई नया काम करे, जैसे नया लाइसेंस लेना, अपने पुराने लाइसेंस को रिन्यू करवाना, या फिर नई बाइक लेना, नई कार लेना, या सर कोई भी ऐसी वस्तु जो जिसके कारण उन्हें लगता है कि भविष्य में प्रदूषण हो सकता है, तो उसको लेने से पहले, उस काम को शुरू करने से पहले कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाएं और अपने साथियों से भी लगवाएं। सर मैं चाहता हूं कि हम इसको एक जन आंदोलन बनाएं और इसका नेतृत्व हरियाणा करे, और सर हम चाहते हैं कि इस जन आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर आप बने सर, और मैं और मेरे कुछ साथी लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो सर हमारा इसके लिए मार्गदर्शन करिए, और सर आप प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या पॉलिसी बना रहे हैं उसके बारे में भी हमें बताइए। धन्यवाद सर। बहुत ही एक अच्छा एक मार्मिक विषय है आपने ये हमारे सामने उठाया है, रखा है, और ये आपकी जनता का विषय है ऐसा नहीं, बल्कि बहुत से लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति की दैनंदिन की जीवन की आवश्यकताएं हैं, जैसा ये बताया गया कि रोटी, कपड़ा और मकान, और फिर दवाई और पढ़ाई, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से इसमें परिवर्तन होता रहता है। आज प्रदूषण मुक्त अगर हमें एक वातावरण मिलता है तो हम अपने जीवन को सुखी जीत सकते हैं, स्वस्थ शरीर का एक प्रकार से हम लेकर के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। प्रदूषण से हमारे शरीर का क्षरण होता है, और उस प्रदूषण को कम करने की योजनाएं
सरकारी योजनाएं बहुत चल रही हैं। उसमें पहला काम तो यह है कि जन जागरण करना। यदि हम लोगों को जागृत करेंगे तो उसमें से चीजें आगे बढ़ेंगी। दूसरा है कुछ कार्यक्रम प्रयोग उनको करके और उनसे प्रेरित होकर के लोग उस प्रयोग को शुरू करें। जैसा वृक्षारोपण, पौधारोपण, ये एक ऐसा विषय है जो आपने कहा है। अब इसमें से एक तो आपका सुझाव इसको कंडीशनल कर दिया जाए कुछ सेवाओं के साथ कि आपको लाइसेंस बनवाना है तो 5 पेड़ आपको लगा के आने पड़ेंगे, लाइसेंस रिन्यूअल कराना है तो 5 लगा के आने पड़ेंगे। एक इस प्रकार का जनता के ऊपर थोप करके इसका रिजल्ट उतना निकलता नहीं है जितना लोग इसको स्वयं अगर अपने प्रेरित होकर के इसको उपयोग करें और उनको इसका जागृत किया जाए कि आखिर पर्यावरण आवश्यक क्यों है। तो पर्यावरण आवश्यक क्यों है, इसके लिए हम युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा और इसमें से हमको काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर इसमें थोड़ा प्रेरित करने के लिए सबसे पहले हम उपयोग करें बाल और युवा अवस्था को। हमारे जो स्कूल में जाने वाले छात्र हैं, 3 साल से हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि हर साल जो 6वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी हैं उनको हम कहते हैं कि 1 पेड़ लगाओ और उसका टेक्निकली भी हम उसका उपयोग करेंगे कि उस पेड़ के 6 महीने के बाद आने वाले फोटो के हिसाब से हम उस बालक को कुछ इंसेंटिव भी देंगे लगातार 3 साल तक, ताकि वो 3 साल तक उस पेड़ की सुरक्षा करे। पेड़ लगाना कई बार आसान होता है, लेकिन पेड़ को सुरक्षित रखना, पेड़ को जीवित रखना, ये बड़ा कठिन होता है। बहुत जल्दी पेड़ मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, वो बड़े नहीं होते हैं। 3 साल तक अगर उसको जीवित रख गए, उसकी जड़ में मानो उसको पानी दे दिया, उसको खाद डाल दिया और जड़ में, या उसको बाढ़ लगा दी, ताकि 3 साल तक वो जो पौधा है वो एक 3-4-5 फुट का पेड़ बन जाए, फिर उसकी जड़ें पकड़ जाती है। तो ये कार्यक्रम हम लगातार 3 साल से चला रहे हैं। लगभग 20 लाख पेड़ बच्चों के द्वारा लगाए जाते हैं। इस बार तो वन विभाग ने 1 करोड़ नए पेड़ लगाने का आह्वान लिया था। जो इस प्रकार के वन प्रेमी है, उसको खाद डाल दिया और जड़ में, या उसको बाढ़ लगा दी, ताकि 3 साल तक वो जो पौधा है वो एक 3-4-5 फुट का पेड़ बन जाए, फिर उसकी जड़ें पकड़ जाती है। तो ये कार्यक्रम हम लगातार 3 साल से चला रहे हैं। लगभग 20 लाख पेड़ बच्चों के द्वारा लगाए जाते हैं। वन विभाग ने 1 करोड़ नए पेड़ लगाने का आह्वान लिया था। जो इस प्रकार के वन प्रेमी है, उसको खाद डाल दिया और जड़ में, या उसको बाढ़ लगा दी, ताकि 3 साल तक वो जो पौधा है वो एक 3-4-5 फुट का पेड़ बन जाए, फिर उसकी जड़ें पकड़ जाती है। तो ये कार्यक्रम हम लगातार 3 साल से चला रहे हैं। लगभग 20 लाख पेड़ बच्चों के द्वारा लगाए जाते हैं। इस बार तो वन विभाग ने 1 करोड़ नए पेड़ लगाने का आह्वान लिया था। जो इस प्रकार के वन प्रेमी है, उसको खाद डाल दिया और जड़ में, या उसको बाढ़ लगा दी, ताकि 3 साल तक वो जो पौधा है वो एक 3-4-5 फुट का पेड़ बन जाए, फिर उसकी जड़ें पकड़ जाती है। तो ये कार्यक्रम हम लगातार 3 साल से चला रहे हैं। लगभग 20 लाख पेड़ बच्चों के द्वारा लगाए जाते हैं। इस बार तो वन विभाग ने 1 करोड़ नए पेड़ लगाने का आह्वान लिया था। जो इस प्रकार के वन प्रेमी है, उसको खाद डाल दिया और जड़ में, या उसको बाढ़ लगा दी, ताकि 3 साल तक वो जो पौधा है वो एक 3-4-5 फुट का पेड़ बन जाए, फिर उसकी जड़ें पकड़ जाती है। तो ये कार्यक्रम हम लगातार 3 साल से चला रहे हैं। लगभग 20 लाख पेड़ बच्चों के द्वारा लगाए जाते हैं। इस बार तो वन विभाग ने 1 करोड़ नए पेड़ लगाने का आह्वान लिया था। जो इस प्रकार के वन प्रेमी है, उसको खाद डाल दिया और जड़ में, या उसको बाढ़ लगा दी, ताकि 3 साल तक वो जो पौधा है वो एक 3-4-5 फुट का पेड़ बन जाए, फिर उसकी जड़ें पकड़ जाती है। तो ये कार्यक्रम हम लगातार 3 साल से चला रहे हैं। लगभग 20 लाख पेड़ बच्चों के द्वारा लगाए जाते हैं। इस बार तो वन विभाग ने 1 करोड़ नए पेड़ लगाने का आह्वान लिया था। जो इस प्रकार के वन प्रेमी है, उसको खाद डाल दिया और जड़ में, या उसको बाढ़ लगा दी, ताकि 3 साल तक वो जो पौधा है वो एक 3-4-5 फुट का पेड़ बन जाए, फिर उसकी जड़ें पकड़ जाती है। तो ये कार्यक्रम हम लगा उपयोग कैसे हो ताकि किसान को उसकी आमदन हो जाए, इस ओर भी हमने आगे बढ़ना शुरू किया है। अभी पानीपत जिले में इंडियन ऑयल कंपनी ने एक
पराली का उपयोग करने के लिए, और वहां एक प्रोजेक्ट लगाया है, 50 एकड़ के ऊपर लगा रहे हैं। 2-3 जिलों की पराली सारी वहां चली जाएगी ताकि उसका इंडस्ट्रियल यूज ये भी हो सके, पराली से कोयला बन सके, कोयले का उपयोग आगे हम उद्योग में कर सके। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस ओर हम भी आगे बढ़े। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे पास एक जैसे प्रश्न बहुत से क्षेत्रों से आए, मगर समय की सीमा होने के कारण हमने सभी का एक में समावेश कर लिया। यह जो प्रश्न है, यह बलजीत जी जींद, संजीव पिल्लूखेड़ा, मनीष पानीपत और राजेश दलाल जी ने रखा। इसके लिए मैं सांखोल गांव, जिला झज्जर से राजेश दलाल जी को बुलाना चाहूंगी। राजेश दलाल जी। हेलो। मैं राजेश दलाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया अनम्यूट करके अपना प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। 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 मैं राजेश दलाल झज्जर जिला के सांखोल गांव से हूँ सर। मैं आपकी आवाज कम आ रही है राजेश, थोड़ा ऊंचा बोलो या माइक को नजदीक लो। ठीक है सर। हाँ, नजदीक करो माइक को। जी मुख्यमंत्री जी, मैं आपके द्वारा अटल सेवा केंद्र से बहुत सी सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए मेरे जैसे युवाओं के लिए काफी सारी रोजगार का माध्यम बन चुका है। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जैसे आज गांव के बहुत से युवा शहरों में रोजगार के लिए जा रहे हैं, तो हम मुख्यमंत्री जी, गांव के लोग गांव में ही रहना चाहते हैं रोजगार के लिए। मुझे पूरे विश्वास की आपकी सरकार ग्रामीण युवाओं के लिए गांव में ही रोजगार के लिए कोई ना कोई अवसर के लिए पैदा करने के लिए कोई योजना पर काम कर रही होगी। धन्यवाद। बहुत ही एक ठीक आपने कहा, और हमको भी ये लगता है राजेश जी कि जो व्यक्ति जहाँ का रहने वाला है उसके अपने घर के आसपास उसको रोजगार मिले, इससे बहुत सी समस्याओं का हल होता है। ट्रांसपोर्टेशन कम रखनी पड़ती है, और कोई भी व्यक्ति जो काम करेगा, बाहर जाके काम करेगा, उसके खर्चे ज्यादा आएंगे। जब खर्चे ज्यादा होंगे तो उसको इनकम उस हिसाब से अपनी बढ़ानी पड़ती है। अपने घर के पास काम अगर मिलता है तो कम आवश्यकता के कारण से, और थोड़ा कम भी अगर पैसे उसको मिले तो अपना काम कर सकता है। इसलिए ग्रामोद्योग को बढ़ाना ये हमारी प्राथमिकता में है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी बड़े बड़े उद्योग तो बड़े बड़े जिलों में जाके और करने लग गए हैं। जो उद्योगपति हैं, निवेशक हैं, चाहे वो गुरुग्राम जिला, फरीदाबाद जिला, फिर रेवाड़ी है, झज्जर है, रोहतक है, सोनीपत है, इन जिलों में उद्योग बहुत फैला है। लेकिन हम अपने एमएसएमई के माध्यम से, माइक्रो स्मॉल जो इंडस्ट्री है उसके माध्यम से, छोटे उद्योग या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लघु उद्योग, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे उद्योगों करने के लिए युवकों को सहायता के नाते से प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्रा योजना बनाई है, स्वरोजगार योजना जो बनाई गई है, उसके माध्यम से बैंक भी उनको पैसा देने लग गए हैं। आपकी जानकारी के लिए, ऐसे जिन लोगों ने अप्लाई किया बैंकों को, पिछले 6 साल में 14,000 करोड़ रुपया हरियाणा के ऐसे युवाओं को जो लोन है वो दिए गए हैं। अगर ये सब लोन दिए हैं वो कहीं शहर में भी होंगे, गांव में भी होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनको काम दिया जा रहा है। फिर जो सेवाएं हैं गांव के अंदर भी स्किलिंग के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करा करके, जितनी आवश्यकताएं गांव में लोगों की हैं, और उनको खास करके आईटी के नाते से, जैसे आपने कहा आप एक सीएससी चलाते हैं, सीएससी चलाने के बाद लगभग 4,500 सीएससी आज हरियाणा में है। और हर एक युवक उसका पहले 4-5 हजार रुपया महीना उसको मिलता था, आज तो 25-25, 30-30 हजार, 50-50 हजार रुपया महीना भी कमाने वाले सीएससी पर ऐसे युवक आ गए हैं। ऐसे जो आईटी के माध्यम से अपने काम को आगे कर सकते हैं, क्योंकि आज जमाना आईटी का हो गया है। गांव में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यवसाय कैसे बढ़े, इसके लिए हम गांव के अंदर ब्रॉडबैंड की जो लाइनें हैं, इंटरनेट की लाइनें हैं,
उनको मजबूत कर रहे हैं। वाईफाई, ये जो वाईफाई के जो फ्री वाईफाई के भी कुछ गांव के अंदर हमने प्रयोग किए हैं, वो सब आगे बढ़ा रहे हैं। अब शिक्षा के नाते आज हर बालक नौजवान जो शिक्षा लेना चाहता है अपने स्कूल विद्यालय के बजाय वो कहीं ना कहीं अलग से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी कुछ अध्यापकों को, कुछ युवाओं को पास जाकर के एक्स्ट्रा पढ़ाई वो करना चाहते हैं। ट्रेनिंग के छोटे छोटे सेंटर्स ये भी हमने, जैसे ITIs है, ITIs के अलावा इसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट मिशन के जो केंद्र हैं वो भी गांव में बहुत खुले हैं। धीरे धीरे गांव के जीवन में वहीं के रॉ मटेरियल को उपयोग करते हुए, वहीं की वर्क फोर्स को यूज करते हुए और हम कुछ उत्पादन करें और उन उत्पादन के माध्यम से और उसकी मार्केटिंग भी ठीक से हो जाए, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। हम वीटा के अभी तक हमारे 500 550 केंद्र हैं जो बूथ हैं। हम आगे आने वाले समय में इसको लगभग 4000 वीटा केंद्र को बनाए जाए। बड़े बड़े गांव हैं जहां उनमें वीटा के केंद्र बनाए जाए। इसी प्रकार से कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर, छोटा स्टोर हो चाहे, ऐसा एक एग्रो इंडस्ट्री के माध्यम से उसका भी कोई एक ब्रांड का नाम दे करके हम गांव-गांव में और जहां-जहां मार्केटें ऐसी हैं, जहां बाजार है, बस अड्डा है, तो ऐसे लगभग 4000 वो ऐसे बिक्री केंद्र जिसके अंदर घर के काम आने वाली, रसोई के अंदर काम आने वाली छोटी बड़ी जो चीजें हैं, आज उसकी गांव के अंदर भी आवश्यकता महसूस की जाती है। ये सब 4000 सेंटर खोल रहे हैं ताकि व्यापार में भी, उद्योग में भी और सेवाओं में भी, तीनों चीजों में और हमारा युवक वो आगे कैसे बढ़े, इसके लिए विभिन्न स्तरों के ऊपर ये योजना बनाई जा रही है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने हरियाणा के जन कल्याण के लिए बहुत से रोजगारों का सृजन किया है और अनेक सेवाओं में भर्तियां योग्यता के आधार पर ईमानदारी के साथ हुई। इसके लिए हरियाणा का आम जन आपका आभारी रहेगा। इसी विषय में प्रश्न लेकर आ रही हैं गांव बारना, जिला कुरुक्षेत्र से सोनिया जी। सोनिया जी। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मैं सोनिया शर्मा, गांव बारना, जिला कुरुक्षेत्र की रहने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हम अपनी बात डायरेक्ट आपके सामने रखने का हमें अवसर दिया। सर, मेरा अनुरोध आपसे सक्षम योजना को लेकर है। आपने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सक्षम योजना जो 2016 में लागू की, उसने हमें न केवल आर्थिक रूप से सहारा दिया बल्कि हमारा स्वाभिमान भी बढ़ाया। हमारी क्वालिफिकेशन के आधार पर न्यूनतम मानदेय देकर आपने हमारी पढ़ाई और क्वालिफिकेशन को प्रोत्साहन दिया। सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर मेरे जैसे हजारों लाखों युवाओं ने सरकारी विभागों में काम करने का अनुभव भी कमाया। परंतु सक्षम युवा योजना की अधिकतम आयु केवल 35 वर्ष है, जिससे बहुत से युवा जरूरतमंद और योग्य होते हुए भी इससे बाहर हो जाते हैं। सर, मेरा आपसे निवेदन है कि सक्षम युवा योजना की अधिकतम आयु 40 वर्ष कर दी जाए और मानदेय में भी उचित वृद्धि कर इस कठिन समय में हम युवाओं की उत्साह वृद्धि की जाए। धन्यवाद। सोनिया जी, सुझाव तो बहुत से मन में आते हैं और लगता है कि जो मेरा सुझाव है वही बहुत बढ़िया होगा, हर किसी को लगना भी चाहिए। लेकिन हमको ये जो सक्षम युवा योजना है इसकी भूमिका को जरूर समझना चाहिए। सक्षम युवा योजना ये कोई रोजगार नहीं है और हम चाहते भी नहीं है कि ये रोजगार बनकर के खड़ा हो जाए। अगर हम आप वाली बात पर चलना चाहेंगे तो ये एक रोजगार का रूप ले लेगा, फिर किसी को और कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। हर कोई कहेगा ठीक है ना, सही 100 घंटे काम करने हैं, 200 घंटे तो करना नहीं है, क्योंकि नौकरी में तो 200 घंटे करना पड़ेगा और अगर कोई अपना व्यवसाय करेगा तो उसको तो शायद 250-300 घंटे काम करना पड़ता है। और उसमें से ये है कि अगर पैसा इसका बढ़ा दिया तो उसको लगता है कि ठीक है तो पर्याप्त हो गया, तो फिर आगे बढ़ने की ललक उसकी खत्म हो जाएगी। युवा, ये जो हमारा सक्षम योजना है, ये एक युवक को सपोर्ट करने की योजना है। सपोर्ट का मतलब वो 12वीं पास कर गया, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको आगे काम नहीं मिला। हर किसी को नौकरी नहीं मिलती है,
हर किसी को नौकरी सरकारी मिलनी भी नहीं है, उसको नौकरी के लिए कुछ साल प्रयत्न करना चाहिए। अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसकी आयु 20 वर्ष में, ग्रेजुएट 18 वर्ष में हो जाता है और पोस्ट ग्रेजुएट भी 20, 22, 23 वर्ष में हो जाता है। तो 20, 22 वर्ष के बाद अगर वो नौकरी के लिए प्रयत्न करे तो 2, 4, 5 साल उसको 27 वर्ष, 28 वर्ष तक अपनी प्रयत्न करने चाहिए, वरना उसको अपने काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आज काम करने वाले को काम की कमी नहीं है, वो अपना व्यवसाय करे, कहीं से अर्थ जुटाना है, बैंक से जुटाना तो बैंक में बहुत पैसे मिल जाते हैं, कहीं स्किलिंग के माध्यम से ट्रेनिंग करे, दुकान करे, व्यापार करे, और उसने अगर लंबे समय तक किसी स्थायी व्यापार में, व्यवसाय में वो नहीं आया तो उसके जीवन में आगे बड़ी कठिनाई आने वाली है। इसके बाद अगर 35 वर्ष की हमने आयु रखी है तो ये 35 वर्ष की इसलिए कि ये भी उसको केवल 3 वर्ष के लिए सहायता मिलती है सरकार की। अगर वो 22 वर्ष के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता तो उसको तो 25 वर्ष तक मिलनी है, अगर वो 28 वर्ष के बाद जाता तो 31 तक मिलनी है, 32 के बाद जाता तो 35 तक मिलनी है, 34 के बाद जाता तो 35 तक मिलनी है। 35 वर्ष के बाद भी अगर उसके जीवन में काम करने का स्थायित्व नहीं आया तो फिर हमको भी विचार करना पड़ेगा, या तो फेलियर सरकार का है और या फेलियर उस व्यक्ति का है। अगर ये हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो युवाओं में 5 साल तक और काम न करके इसी दायरे में फंसे रहने की वृत्ति बढ़ जाएगी, और ये युवा के लिए किसी भी कारण से उपयोगी नहीं है। युवा को तो जितना जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिल जाए उतना उसको मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, उसका विजन बढ़ना चाहिए और सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए ये सक्षम युवा योजना है। इसमें तो हम ये कहते हैं सूनर यू कम सूनर यू गो आउट। अगर इस योजना में आप आए हैं तो जितना जल्दी आए हैं, जल्दी आपकी आवश्यकता है, जब आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर ली, ग्रेजुएट कर लिया, आप आए, लेकिन इसमें जल्दी से जल्दी बाहर होना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अभी उसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं लेकिन उसका डाटा हम नहीं देते हैं बाहर। आगे चल करके तो हम डाटा देना शुरू करेंगे कि कितने लोग कितने समय के युवा इस सक्षम युवा के बाद बाहर निकले। जो जल्दी निकलेंगे उनको हम और ज्यादा प्रोत्साहन देंगे। 3 साल भी नहीं रुकना चाहिए उसमें। वो तो एक जेब की खर्ची के लिए हमने एक विषय बनाया भी उसको माँ बाप के ऊपर बोझ ना रहे। नहीं तो माता पिता कहेंगे आपको ग्रेजुएट करा दिया, पोस्ट ग्रेजुएट करा दिया, आज भी आप बस का किराया मांगते हो तो हमारे से मांगते हो, फॉर्म भरना तो हमारे से मांगते हो। तो वो उनसे ना मांगे, उसको 9,000 रुपया महीना या 7,500 महीने में से वो काम करे, अपना स्किल डेवलपमेंट करे, विकास करे, ट्रेनिंग करे, जल्दी से जल्दी काम के लिए बाहर जाए। आत्मनिर्भर बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना, ये लक्ष्य चाहिए, न कि ऐसी किसी सहाय योजना में 2-4 साल और मौका मिल जाए, उसका लाभ नहीं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अगले प्रश्न के लिए मैं फतेहाबाद से संजय जी को बुलाना चाहूंगी, जो एक बहुत बड़ी बात को व्यंग के रूप में बोलेंगे। संजय शर्मा जी। हेलो जी संजय, सुन पा रहे हो सीएम साहब? हाँ, सुन रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी राम राम। राम राम भाई। मैं संजय शर्मा फतेहाबाद जिला के गांव से भारत बोल रहा हूँ जी। जो बोलो भाई बोलो। सीएम साहब, आप तो मेरा कोई प्रश्न नहीं से, एक शिकायत से। अच्छा, वाह। हाँ जी, नौकरियां में आपने पारदर्शिता लाके कई नेता और दलाला की नाराजगी खामे खा मोल ले लीजिए। अच्छा, पहले क्या करता जी, छोरे खातर लोग जाया करते, नेताओं की कोठियां पे सौदे हो जाया करते। वो खर्चे पर चढ़ा सिस्टम जब तक आपकी सरकार आई है आपने अंत इसने खत्म करा पहले चोट। तबादले ऑनलाइन करके कई यूनियन लीडर की चौधर आपने खत्म कर दी। और इसी कारण बिजली महकमे वाले हमारे भाई आज हड़ताल पे बैठे हुए, इससे नाखुश हैं। मास्टर बायोमेट्रिक हाजिरी जब तक आप लेके आए हो, पढ़ाई में घना ही सुधार देखने मिला है। तहसील के काम अटल सेवा केंद्र करा के आपने अपने खुद के अफसर भी खुद के विरोधी बना लिए। और बात करूं किसाना की, तो सीधे उनके खाते में पीछे फसल के गेड़ के जो बिचौलिए थे उनकी दुकान बंद करने का आपने काम किया है। तो सीएम साहब, मेरी शिकायत यह है कि आपने नहीं लगता यो सब करके आपने लोगों के पेट पर लात मारने का काम किया है।
धन्यवाद सर। दौड़ कपड़िया के सारे कुर्ते पजामे सारे खुट्टी पे टकवा दिए। भाई मेरे, ये सारा होने के बाद भी मेरी कोई जितने लोग विरोधी हो गए, कोई मेरी चिंता नहीं है और ना मेरी उनके साथ कोई सहानुभूति है। हाँ, एक बात जरूर मेरी चिंता की है कि ये जो सारे पेट पर लात मार दी और ये बेरोजगार हो गए, इनके लिए जो काम के अवसर और बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मैं चाहूंगा कि सारे उन कामों में लग जाए और अपने 10 नाखून की पवित्र कमाई वो करने लग जाए। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, उसको उल्टे सीधे तरफ लगाने की बजाय वो ठीक सीधी दिशा में लगाए ताकि लोगों की सेवा करें, मेहनत करें, काम की कमाई खाएं। ये जो भ्रष्टाचारी एक ग्रुप खड़ा हो गया है, एक कॉकस बन गया है, इसको तो हरियाणा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके कारण से हमें किसी प्रकार का विरोध भी सहन करना पड़ेगा तो वो सहेंगे, क्योंकि हमारे लिए जनहित ये सबसे प्यारा है। आखिर एक आदमी घोड़ा खड़ा उसको बहका करके और उसको लालच दे करके कुछ भी कहेंगे तेरा ये काम कराएंगे, काम होगा कि नहीं होगा, उसकी जेब जरूर काट लेंगे। अब ये नौकरियां भी क्या करती है, यहाँ नौकरी खरीदने वास्ते नौजवान या तो अपने पिताजी को कहता था कि बापू 1 किला बेच दे, या वो माँ पा जाए माँ तेरे ट्रक में नहीं कहते थे, माँ को कहते ट्रक में टूम है तो टूम बेच दे और तुम्हारे पीछे से मैं नौकरी आके रिश्वत दे के आऊंगा और नौकरी लेके आऊंगा। ये धंधे चला करते हरियाणा में, हमने वो सारे बंद किए। आखिर तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा दायित्व क्या है? हम हरियाणा के वातावरण को शुद्ध करना चाहते हैं, एक ऐसा सामान्य वातावरण कि आम आदमी ये कहे कि ये शासन की व्यवस्था ये होती है, शासन नाम की कोई चीज है जिसका आभास होना चाहिए। सब कुछ खत्म हो गया, ठीक हो गया, ऐसा मैं नहीं कहता। आज भी बहुत से रोग अभी बाकी हैं, एक एक करके उसको ठीक कर रहे हैं। अब ये तहसीलों में इतना भ्रष्टाचार चलता था, बहुत शिकायतें आती थी, एक एक शिकायत के खिलाफ हम पर्चा लिखवा देते थे, किसी को अंदर कर दिया, किसी के खिलाफ चार्जशीट हो गई, कोई थाने में चला गया, लेकिन वो लटकते रहते थे और कुछ दिन के बाद हमें पता ही नहीं लगता था, वो सब छूट छाट जाते थे। आखिर हमने बैठ करके अपने डिपार्टमेंट के साथ टेक्नोलॉजी की टीम सारी कि बीमारी ये जड़ से मिटाओ। जड़ से मिटाने के लिए जो सुझाव आए उनका कि हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना पड़ेगा कि कोई भी गलत रजिस्ट्री ना हो पाए, लेकिन इसके लिए चलते काम में हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक बात तो सब बंद करना पड़ेगा। 22 जुलाई को हमने रजिस्ट्रियां बंद की और 5 सितंबर तक यानी 1 महीना 13 दिन, देश के इतिहास में किसी प्रांत में ऐसा नहीं हुआ कि 1 महीना 13 दिन सरकार ने योजना बनाकर रजिस्ट्रियां बंद की। इसके अंदर राजस्व का हमें नुकसान उस समय हुआ, लेकिन वही भ्रष्टाचार को आज रोका हमने। आज सारे लोग खुश हैं कि गलत इलीगल रजिस्ट्री कोई नहीं होती है। जब इलीगल रजिस्ट्री नहीं होगी तो निश्चित रूप से लोग का भला भी होगा, आगे प्लानिंग ठीक होगी। ये जो कुकुरमुत्ते की तरह जो इलीगल कॉलोनियां बन जाती हैं, जहां ना कोई सीवरेज की व्यवस्था, ना सड़क की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था, लोग नरक का जीवन जी रहे हैं। बेचने वाला बेच के चला गया, इसको अपने मकान की छत चाहिए, ये मजबूरी में वहां ले लेता है, बाद में परेशान होते हैं सब। हमने उन चीजों को रोक लगाई, बंद कर दी और आज रेवेन्यू जो पहले जितना रेगुलर चल रहा था उससे ज्यादा रेवेन्यू आना शुरू हो गया। मेरी अर्बन लोकल बॉडीज के लोगों से बात हो रही थी कि जो लोग पैसा देते नहीं थे, जिनकी तरफ ड्यूज बाकी थे, चाहे वो बिजली के, पानी के, प्रॉपर्टी टैक्स के, अब जो प्रॉपर्टी बिकती है तो जो ड्यूज बाकी है उसके ऊपर कंप्यूटर में आ जाता है, पहले ये भर के आओ फिर रजिस्ट्री होगी। 5.5 करोड़ रुपया इस महीने में केवल उस ड्यूज का म्यूनिसिपैलिटी को मिला। तो मेरा कहना है कि लोगों के स्वभाव को भी ठीक करना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिस्टम भी ठीक करने हैं। तो सिस्टम का सुधारीकरण ये हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें से बहुत बड़ा भला ये लोगों का हो रहा है। लोग ईज ऑफ लिविंग के नाते इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और जो चीजें कमी है अभी उसको और भी ठीक करेंगे, इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया बिल्कुल चिंता मत करो, इस प्रकार का गलत काम करने वाले भूखे नहीं रहेंगे। वो चिंता मत करो, पेट पर लात लगने के बाद भी उनको भगवान ने इतनी अकल दे रखी है। भ्रष्टाचार करने वाला आदमी जो होता है ना, दिमागदार तो होता है, वो अपने दिमाग से ही भ्रष्टाचार करता है, लेकिन उसका भ्रष्टाचार छुड़वा दिया,
उस दिमाग का उपयोग कहीं वो अच्छी दिशा में लगाएगा तो अपने जीवन को पार कर लेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सीएम साहब, जिस नए इनकलाब की चाहत को लेकर हम सब इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं, इसकी एक झलक मैं आपको सिरसा के गांव भरोखे से दिखाना चाहूंगी, जहां आपकी परिवर्तनकारी सोच ने नए इनकलाब को जन्म दिया है। मैं निवेदन करती हूँ गांव भरोखा के निवासी श्रीमान रामदास जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना प्रश्न रखें। रामदास जी। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं रामदास गांव भरोखा सिरसा से आपके नेतृत्व से प्रदेश में आए सकारात्मक परिवर्तन के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय जी, मैं नौकरी के लिए कई वर्षों से प्रयासरत था, लेकिन 3 साल पहले आपकी पारदर्शी सोच और निष्पक्ष कार्यशैली के कारण मुझे नौकरी मिली। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे जैसे कई साथियों को आपकी बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सोच की वजह से नौकरी मिली है। महोदय जी, जब आप 2014 में मुख्यमंत्री बने तो हमें पूर्ण विश्वास था कि अब प्रदेश में परिवर्तन का समय आ गया है। इसी विश्वास को लेकर गांव के 15 युवा साथियों ने मिलकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शुरू की थी और हमें बहुत जल्द इसके परिणाम मिलने लगे थे। मेरे एक साथी विकास को कृषि विभाग में इंस्पेक्टर की नौकरी मिली और ऐसे ही मेरे 12 साथियों को विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महोदय जी, आपने प्रदेश के युवाओं को नौकरियां लगाने का एक नया इनकलाब, एक नई क्रांति की लौ जलाई है। हम सभी युवा साथी इसी लौ को और आगे बढ़ाने के लिए आपसे गांव-गांव में पुस्तकालय बनवाने की मांग करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा साथी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करके अपने सपने को साकार कर सके। धन्यवाद महोदय जी। बहुत अच्छा है, आपने विषय भी बहुत सार्थक विषय उठाया है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए न केवल स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा के जो हमारे संस्थान, यूनिवर्सिटी कहीं पर्याप्त है, बल्कि स्वयं प्रेरणा से आगे बढ़कर के शिक्षा प्राप्त करने के स्थान गाँव में, जिसको पुस्तकालय कहते हैं, ये पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। हमने इस बार अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि हर गाँव में एक पुस्तकालय होना चाहिए। उसकी शुरुआत हमने कर दी है। एक छोटी टोली बनाई है शिक्षा विभाग के साथ जुड़ करके और ग्रामीण विकास के मंत्रालय के साथ, दोनों मंत्रालय मिल करके एक योजना बना रहे हैं, ताकि गांव में कुछ युवाओं की एक संस्था बनाकर, युवा क्लब बनाकर या पंचायत के माध्यम से हर गांव के अंदर एक पुस्तकालय हो। गांव में स्थान जैसे जैसे उपलब्ध हो जाएंगे, प्रारंभिक चरणों में ये बनेगा। विभिन्न चरणों के अंदर प्रारंभ में कुछ गाँव में, फिर बाद में अगले गाँव के अंदर, जहाँ कहीं पंचायत घर है, जहाँ कहीं ग्राम सचिवालय है, जहाँ कहीं इस प्रकार के कम्युनिटी सेंटर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ 1-2 कमरे या कुछ विद्यालय जैसे और शिक्षण संस्थान जिसके अंदर हमको 2 कमरे 3 कमरे मिल सकते हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित करके और ग्राम पुस्तकालय जिसके अंदर बच्चों की भी पुस्तकें हो, जिसके अंदर जो लोग अपनी तैयारी करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनके लिए पुस्तकें हो, और कुछ बड़े लोग ऐसे रिटायर्ड हो सकते हैं, उनके पढ़ने के लिए वाचनालय टाइप ऐसे भी, ताकि उनको भी सारी जानकारियां देश और दुनिया में क्या हो रहा है वो समय समय मिलती रहे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है, जिसके लिए 1-2 वॉलंटियर्स भी हमारे पास आए हैं। एक तो अध्यापक मेरे पास आए थे बहादुरगढ़ के किसी गांव के, उन्होंने कहा कि मुझे आप पढ़ाई के अलावा अगर इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे अगर कहेंगे तो पूरा समय में उसके लिए लगाने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे कुछ वॉलंटियर्स भी साथ आगे आ रहे हैं। इनके माध्यम से जैसे बाकी योजनाएं चल रही हैं, वैसे ग्राम पुस्तकालय की योजना को बहुत जल्दी हम वोट देंगे। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे साथ 50 से ज्यादा खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। उनमें से हमारे साथ मनीषा जी भी जुड़ी हैं, जो ओलंपिक्स की तैयारी कर रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इनका उत्साह बढ़ाएं। मनीषा जी। मनीषा जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपना प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्ते। मैं मनीषा मोहन हरियाणा गांव की
हेलो। हाँ बोलिए मनीषा जी। सर मैं बॉक्सिंग खिलाड़ी हूँ और 2021 होने वाली ओलंपिक के लिए तैयारी में जुटी हूँ। सर सबसे पहले तो मैं आपका उन तमाम खिलाड़ियों की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगी जिसके लिए ओलंपिक की तैयारी के लिए आपने 5 लाख की अपील की है, जिससे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ा है और वह और दुगना मेहनत अपनी लगाएंगे ओलंपिक के लिए और देश का नाम रोशन करेंगे। और सर मेरा प्रश्न यह है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार हरियाणा को खेल का हब बनाने के लिए क्या क्या काम करेगी। हाँ देखिए मनीषा जी, पहली बात तो जो हम पार्टिसिपेंट्स को ओलंपिक वालों को पैसे देते थे 15 लाख रुपए, पहले प्रैक्टिस ये थी कि वो 15 लाख रुपए उनको जब वो खेल के आ जाते थे उसके बाद मिलता था। बहुत लोगों का सुझाव था कि बाद में तो इसका कोई लाभ नहीं है, वास्तव में तो आवश्यकता पहले होती है। तो हमने उस 15 लाख में से 5 लाख रुपए की राशि पहले से ही देनी शुरू कर दी है ताकि अपनी तैयारी के अंदर और वो उस पैसे का उपयोग कर सकें और इसका बहुत लाभ खिलाड़ियों को होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरा, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं हरियाणा को खेलों का हब बनाया जाए। पहले से ही हरियाणा देश के तो अच्छा स्थान रखता है, लेकिन अपने देश को भी आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा और अच्छी प्रगति करेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए हमने कई प्रयोग ये शुरू किए हैं। पहला तो नर्सरी, लगभग 500 नर्सरी हमने सैंक्शन की है स्कूलों में कि जो छोटे बच्चे हैं उनको खेल के अंदर जिनकी रुचि है उनको खेलों में आगे बढ़ाया जाए। एक वाक्य है कैच देम यंग, जब भी छोटे बच्चे की रुचि होती है उसका विकास उसमें ज्यादा हो जाता है, तो उन नर्सरियों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, गांव-गांव में जो परंपरागत खेल हैं उनको करने के लिए उनके पास स्थान आज नहीं है। पहले अखाड़े वगैरह होते थे, अब वो सब जमीनें जो समाप्त हो गई हैं, लोगों ने उनके ऊपर घेर लिया या उपयोग कर लिया, आज वहां मैदान भी नहीं है। तो वहां पर पंचायती जमीन में से 2 एकड़ जमीन लेकर के खेल व्यायामशाला इस नाम से कार्यक्रम शुरू किया है ताकि वहां परंपरागत जो गांव के खेल है वो खेल वहां शुरू किए जा सके। तीसरा, आज के खेलों के हिसाब से जो भी आवश्यकताएं हमारे खिलाड़ियों को है उनके लिए पर्याप्त सामग्री, साधन, लॉजिस्टिक ये हमने देना शुरू किया है। कहीं उनको मैट चाहिए, कहीं उनको गद्दे चाहिए, कहीं उनको दौड़ने के ट्रैक में सिंथेटिक ट्रैक की आवश्यकता है, कहीं जितना भी सामान चाहिए वो हमने पर्याप्त मात्रा में देना शुरू किया है। स्टेडियम्स की जहां तक बात है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के स्टेडियम वो तो पहले से थोड़ा ठीक कंडीशन में है, लेकिन इससे नहीं जो ब्लॉक लेवल के स्टेडियम्स हैं वो जब हम आए थे उस समय 550 स्टेडियम एक प्रकार की ऐसी अवस्था में थे जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। वहां चारदीवारी थी, वहां गंदगी पड़ी है, घास उग गया है, पशु घूम रहे हैं, उनको सबको ठीक करने का हमने बीड़ा उठाया है और कोच भर्ती करने का कार्यक्रम हमने किया है। तो जो कोच बिल्कुल कम संख्या में यानी खाली पोस्टें पड़ी थी उनको हम कोच भरने के लिए अब सारे स्टेडियम में कम से कम एक कोच, मुख्य कोच जिस भी खेल की रुचिवान लोगों की है वो कोच एक जरूर होगा, ऐसा हमने उनकी मरम्मत भी शुरू कर दी है और कोच लगाने भी शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे काम किया गया है। जहाँ तक बड़े खेलों की जहाँ तक विषय है, जैसे खेलो इंडिया, देश में खेलो इंडिया नाम से प्रधानमंत्री जी ने एक श्रृंखला शुरू की है। इस बार 2021 का जो खेलो इंडिया, 2020 का नहीं हुआ, कोरोना के कारण से कैंसिल हो गया, 2021 का जो खेलो इंडिया है वो संयोग से हमको हरियाणा में मिला है। हम पंचकुला में खेलो इंडिया का कार्यक्रम कराएंगे जिसमें लगभग 15,000 देश भर के खिलाड़ी वो आकर के अपने अपनी विधा में और वहाँ अपना कौशल दिखाएंगे। जहाँ तक ओलंपिक की तैयारी है, सब लोग 2021 की ओलंपिक की तैयारी में लग गए हैं, उसके अंदर किसी को कोई कठिनाई नहीं है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई किसी को आए तो हमारे खेल विभाग के लोगों को बताएं, हम उनकी उस कठिनाई को दूर करेंगे, कहीं आने देंगे। इंटरनेशनल लेवल के भी कुछ खेल स्टेडियम ये हम हरियाणा में आगे चल करके बनाने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हरियाणा खेलों के नाते, हाँ, एक खेलों के लिए अलग से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय के अंदर जो हमारा स्पोर्ट्स स्कूल है उसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाते हमने तब्दील कर दिया है ताकि स्पोर्ट्स की साइंस, स्पोर्ट्स साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ पढ़ाए जाए और उनको खेलों के अंदर आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसलिए बहुत ही सिस्टमेटिक प्लानिंग के ढंग से हम स्कूल से लेकर के और कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक और फिर खेल के मैदान तक, स्टेडियम तक, नेशनल इंटरनेशनल खेलों तक हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। खिलाड़ियों को खेल के बाद उनको अच्छे से प्लेसमेंट मिल जाए, नौकरी मिल जाए,
उनके लिए रिजर्वेशन भी हमने की है और अच्छे ए ग्रेड की नौकरियां ये देने का भी हमने प्रावधान किया है। और कुल मिलाकर खिलाड़ी चाहे खेल के विषय में और चाहे अन्य विषयों में उसकी योग्यता का पूरा उपयोग खेल को बढ़ावा देने के लिए अधिक किया जाए, क्योंकि खेल में ही उसकी स्पेशलाइजेशन है। खेल के स्पेशलाइजेशन में जो अवार्ड विनर्स हैं उनको सबको खेल के फील्ड के अंदर कितना आगे उनको कर सकते हैं, इसका हमारा पूरा प्रयास। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके नेतृत्व में हरियाणा खेलों में विश्व में भारत का नाम रोशन करेगा। अभी टेक्निकल टीम द्वारा Q&A में से चयनित प्रश्न की जिज्ञासा समाधान के लिए आ रहे हैं डॉक्टर राशिद हुसैन जी। डॉक्टर राशिद हुसैन जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें हर्ष होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं मोहम्मद राशिद हुसैन बात कर रहा हूँ नूह जिले के गांव रहना से। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें हर्ष होता है कि आपके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश समान विकास की ओर अग्रसित है और आप निश्चित ही सबका साथ सबका विकास वाले नारे को सच कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के बारे में नूह, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों में काम होना अभी बाकी है। मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप इन क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगाने पर सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाए ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। शुक्रिया जी। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है मित्र। देखिए, हम पूरे प्रदेश का एक सम्यक विकास करने की योजना बना रहे हैं, बनाई भी है पहले कुछ योजनाएं, और आगे 2020 की जो हमारी औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू होनी है, जिसके ऊपर चर्चा आजकल चल रही है, उसके ड्राफ्ट प्लान में हमने एक विषय डाला है कि जिन क्षेत्रों में उद्योग कम है वहां कैसे इसको प्राथमिकता दी जाए। हरियाणा के सभी जितने भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जितने ब्लॉक हैं, इनको अपने 4 श्रेणियों में बांटा है, ABCD। D यानी जो बहुत कम विकसित है और जहां न के बराबर विकास है, और C उससे कम विकसित, D और कम विकसित, A जो है जहां पहले से इंडस्ट्री पर्याप्त है। अभी तक इंडस्ट्री के नाते से हम कह सकते हैं गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, धारवाड़ा है, हमारा बहादुरगढ़ है, सोनीपत है, ये स्थान जिले ऐसे हैं जहां इंडस्ट्री पर्याप्त है। लेकिन जहां इंडस्ट्री बहुत ही कम है, दूर दराज के इलाके, जिसमें आपका नूह जिला भी आता है, जिसके अंदर एलनाबाद जैसा इलाका, कालावाली जैसा इलाका, मोरनी जैसा इलाका, या होडल और हथीन जैसा इलाका, तो इन इलाकों में जहां इंडस्ट्री बड़ी कम है वहां के लिए स्पेशल इंसेंटिव ये हमने घोषित की है और उद्योगपतियों को कहा है कि वहां जाकर के आप निवेश करिए। उनको निवेश में करने में उनको जो हम सब्सिडीज देंगे, इंसेंटिव देंगे, वो उन सालों पर ज्यादा देंगे, और खास करके जो वहां के लोगों को रोजगार देंगे, तो रोजगार में भी प्रति मास पहले जैसे C और D ग्रुप में हम 3,000 रुपया मासिक उनको सहायता देते थे कि हमारे हरियाणा के युवक को यदि C और D में जाकर के आप नौकरी देते हो, उद्योग लगा करके हम 3,000 रुपया मासिक देंगे। इस बार उसको हम 4,000 रुपया मासिक करने वाले हैं। यानी अगर वो 15,000 रुपया सैलरी देता है तो 4,000 रुपया तो सरकार देगी, उसको 11,000 रुपया ही देना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा लाभ उनको मिलता है। वहाँ बिजली देने की, वहाँ जो तो क्लियरेंस देनी है, CLU देना है, पानी की है, सड़क की है, ये सब सुविधा उनको दे रहे हैं ताकि उद्योग वहाँ ज्यादा से ज्यादा लगे। और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है वैसे वैसे उस सड़क का, रेलवे है, उसके दोनों तरफ उद्योग स्वाभाविक बढ़ जाता है। नूह के लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जहां अब दिल्ली मुंबई एक एक्सप्रेस वे ये जो बन रहा है, ये नूह जिले के बीचों बीच होकर के जा रहा है, और वहां उसके जहां जहां टर्मिनल होंगे, जहां जहां क्रॉसिंग होंगी, उन स्थानों पर अपने आप उद्योग विकसित होगा।
केएमपी रोड के कारण से भी आपका सोना और इससे आगे के जो सारे क्षेत्र के अंदर मेवात का भी कुछ इलाका आता है, उसके अंदर भी संभावना बढ़ी है उद्योग की। जो महेंद्रगढ़ जिला आपने बताया, तो मुंबई जो रेलवे कॉरिडोर है, उस रेलवे दिल्ली मुंबई रेलवे कॉरिडोर, उस कॉरिडोर के महेंद्रगढ़ जिले में से निकलने के कारण से एक लॉजिस्टिक हब 1000 एकड़ के ऊपर उन्होंने मंजूर किया है नांगल चौधरी में। तो नांगल चौधरी को उस 1000 एकड़ की जमीन के ऊपर लोग उद्योग लेकर के आएंगे, वेयर हाउसिंग लेकर के आएंगे, और उस दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर, रेलवे कॉरिडोर, उसका लाभ उनको मिलने वाला है। तो आगे चल करके जो कम विकसित इलाके हैं वहां विकास कैसे ज्यादा हो। अभी हमने जैसे बड़ौदा के अंदर ही IMT की घोषणा की है, तो बड़ौदा के जो लोग सुन रहे हैं उनको भी इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए। आने वाले कुछ वर्षों के अंदर वो विकसित हो जाएगा, तो इंडस्ट्री बहुत आएगी। बड़ौदा का भी दिल्ली के साथ निकट होने के कारण से मार्केटिंग की व्यवस्था दिल्ली की बड़ौदा के लोगों को बहुत अच्छी मिलने वाली है। एक स्पेशल एक्सप्रेसवे जैसा ये दिल्ली मुंबई का बन रहा है, एक और नया मंजूर हुआ है, और वो कुंडली से लेकर और अमृतसर तक, वो भी इसी इलाके से नरवाना, बड़ौदा, जींद, ये जो इलाका है वहां से होकर के निकलने वाला है, और उसके लिए बहुत जल्दी होगा, फायर होंगी, तो उसका भी उपयोग लोगों को होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा बढ़ेगा, सड़कें, रेलवे जितना ज्यादा बढ़ेंगी, उतना ही उद्योग बढ़ेगा, और उद्योग बढ़ेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। मेरी युवाओं से एक अपील है कि प्राइवेट उद्योग ये चाहता है काम करने का कल्चर ये बढ़ना चाहिए, बिहेवियरल और एटीट्यूड, इसकी स्किल्स आनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स आनी चाहिए। तो हम अपने युवक को स्किलिंग का यानी अर्थात कौशल विकास का भी एक कार्यक्रम देकर के आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उनके मन में संकोच नहीं होना चाहिए प्राइवेट उद्योग में जाने के लिए, काम करने का स्वभाव बनेगा। अभी तो हमारा युवा चाहता है उसको सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी की सीमाएं हैं, एक साल में हम कभी भी 15-20 हजार से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाते हैं। पिछले 5 साल में हम केवल 75,000 नौकरी दे पाए, अगले 5 साल में भी हम 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे पाएंगे। लेकिन 1 लाख से काम नहीं चलता है, इसमें प्राइवेट उद्योग या स्वरोजगार जैसे ये सब मिलाएं तो हमारे लगभग 9.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है पिछले 5 साल में। इस ओर हमें सोचना चाहिए। काम करने से व्यक्ति का मन भी अच्छा रहता है, और उसका रोजगार भी बढ़ता है, उसके परिवार को लाभ भी होता है। काम आगे बढ़ेंगे, मौका पड़ेगा तो सरकारी नौकरी में अगर कभी अपनी योग्यता के आधार पर दे पाएंगे। अब हमने उसके रास्ते सबके लिए खोल दिए हैं। हमने जो लोग आउटसोर्सिंग पर लगते हैं उनको भी प्राथमिकता दे रहे हैं। हम एक और चीज सोच रहे हैं कि प्राइवेट उद्योग में भी अच्छा काम करने वाले युवा, उनको भी आगे चल करके सरकारी नौकरी देनी होगी, तो कुछ ना कुछ प्राथमिकता देने का उसमें भी एक रास्ता खोलेंगे, ऐसा हमारे मन में विचार है। तो हम लोग अपने युवाओं को रोजगार देने के अवसर, जहां अवसर मिले वहां चले जाए, अपने काम को शुरू करें, यही बात। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारा कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं का था। नेट की समस्या होने के कारण बहुत से युवा हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। अभी टेक्निकल टीम द्वारा Q&A में से चयनित प्रश्न की जिज्ञासा समाधान के लिए आ रहे हैं संदीप जी। संदीप जी, मेरा कहना है कि इस कार्यक्रम को हमको 4:30 समाप्त करना था, और जो संयोजक हैं वो जरा ध्यान कर लें, मेरा अगला कार्यक्रम भी है, इसलिए इसको आखिरी प्रश्न के रूप में, क्योंकि आपने मुझे कहा मुझे बाद में ही बोलना है, तो मैं बाद में ही बोलूं, तो मुकेश जी अथवा हमारे जो भी संयोजक हैं इसको ध्यान करके इसको आगे बढ़ाएं। सत्येंद्र राणा जी या आप, हमारी जो बहन कोऑर्डिनेट कर रही हैं। सिमरन जी, आप अंतिम प्रश्न जी सर, रेडू को ले लीजिए। संदीप जी नमस्कार है, जो अपने यमुनानगर से हैं, वो व्यक्तिगत भी कर सकते हैं कोई बात। अपना अंतिम प्रश्न आप ले लीजिए, जो अपने दयानंद जी से बात करेंगे, प्लीज। जी सर। अगले प्रश्न के लिए मैं प्रियंका रेडू जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रियंका रेडू जी। प्रियंका रेडू जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ आप अनम्यूट करके। मुख्यमंत्री जी प्रियंका जी। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्ते। सर, मैं हरियाणा की बेटी गांव मनोहरपुर जींद की स्थानीय निवासी प्रियंका रेडू बोल रही हूँ। सीएम सर, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा यह क्षेत्र
पंजाब की सीमा से सा हुआ है। नशे के पदार्थों की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप युवाओं में नशे की लत भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। निश्चित तौर पर सरकार इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रही है, परंतु यह बुराई बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। इसको रोकने के लिए कृपया आप हम सभी युवाओं का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। देखिए बहन रेणु, विषय आपने बहुत ही महत्वपूर्ण उठाया है। युवाओं को ठीक दिशा कैसे मिले, यानी इस पर हमको काम करना होगा। युवा शिक्षित हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट होकर के और उसको गलत आदतों का जो अवसर मिलता है तो उसमें फंस जाता है और उस अपनी एनर्जी को एक प्रकार से वो वेस्ट कर देता है। तो हम लोग उसको कैसे बचा सके, कैसे उसको उससे दूर रख सके। पहली बात तो उसको परिवार से भी संस्कार अच्छे मिलने चाहिए, परिवार के लोगों को उसमें योगदान करना चाहिए। फिर उसको स्कूल कॉलेज जहाँ पढ़ता है, हाँ उसको उस प्रकार का एक विषय मिलना चाहिए कि इन चीजों से वो कैसे दूर रहे, तो नशे से कैसे दूर रहना है। तीसरा, हम लोग उसको रोजगार की तरफ जितना आगे बढ़ाएंगे वो हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है, लेकिन समाज की प्राथमिकता भी है कि हम सब लोग मिल करके रोजगार के अवसर जितने ज्यादा बढ़ेंगे उसमें वो अपना व्यस्तता हो जाएगी, तो वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, यदि नशे की तरफ वो चला ही गया है तो जाने के बाद उसकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ये काउंसलिंग हमारे जो सरकारी जितने संस्थान है वो करते ही हैं, उनको बुलाते हैं, उनको डी एडिक्शन सेंटर्स में रखते हैं। कई जगह हमने डी एडिक्शन सेंटर्स खोले हैं, उनमें रखते हैं। काउंसलिंग, सरकारी काउंसलिंग होती है। सामाजिक तौर पर भी हमें भी काउंसलिंग ऐसे लोगों की करनी चाहिए। और हम युवा साथी, अपने साथियों में से कोई फंस गया है उसको बाहर निकालने के लिए, जैसे एक नारा हम देते हैं, ईच वन टीच वन। तो मेरा ये कहना है कि ईच वन काउंसिल वन। इस प्रकार के वो व्यक्ति हमारे साथ आते हैं, उनके साथ संबंध बनाएं, उनको समझाएं, उनसे बात करें, उनकी आदतों का सुधार करें। और यदि डॉक्टर की आवश्यकता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाकर के डी एडिक्शन सेंटर में उसको धीरे धीरे उसका इलाज भी करवाएं। और इलाज कराने के बाद वो अन्य चीजों में एंगेज करना, ताकि वो दवाई की तरफ न जाए। हाँ, सरकार की तरफ से इस दवाई की जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमारे नारकोटिक सेल बना है, तो नारकोटिक सेल जो स्टेट का बनाया गया है वो जगह जगह छापे लगाते हैं, जगह जगह इन चीजों को पकड़ते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में दवाई का सेवन करने वाले। इसमें चूंकि जो पैसे का रोल बहुत ज्यादा है, लोग इसका जो बिजनेस करते हैं, दोनों प्रकार का बिजनेस होता है, वो इलीगल बिजनेस के नाते चीजें आगे बढ़ती हैं। कितने ही रैकेट्स बने हुए हैं, और ये केवल प्रदेश तक नहीं है, ये इसकी कोई सीमाएं नहीं होती। ये इंटरस्टेट भी काम करता है, नेशनल बॉर्डर्स को भी पार करते हैं। पाकिस्तान से बहुत बड़ा नारकोटिक्स का हमला ये स्मगल करके लाया जाता है, पंजाब में लाया जाता है, पंजाब से आगे फिर हरियाणा में आगे सब जगह बढ़ता है। इसके दो रीजन, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया और हमारा ये पंजाब हरियाणा और ये जो एरिया है जम्मू कश्मीर, ये बहुत प्रभावित है। तो इसके लिए मैंने पिछले दिनों में जब सत्ता संभाली थी तो इस बुराई का, इस समस्या को गंभीरता से इसके ध्यान में करते हुए 5 जो आसपास की स्टेट्स है हमारी, उनके चीफ मिनिस्टर को मैंने आगे होकर के बुलाया था। उसमें पंजाब के और उसमें जम्मू कश्मीर के, हिमाचल के हम लोग थे और राजस्थान के, ऐसे सभी मुख्यमंत्रियों को बुला करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म भी बनाया है। बल्कि अगली बार तो हमने 8 प्रांत बुलाए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली को भी बुलाया था कि ऐसे सब लोगों को बुला करके कोई कॉमन स्ट्रेटजी बनाए। इसका एक हमने पंचकुला के अंदर सभी स्टेट्स का मिला करके सचिवालय बनाया है, एंटी ड्रग्स एक सचिवालय। तो इस सचिवालय के अंदर पूरा एक डाटा शेयरिंग होती है, ऐसे जो स्मगलिंग होती है इधर से तो उसका ध्यान रखा जाता है, कॉमन स्ट्रेटजी बनाई जाती है, बहुत चीजों पर कंट्रोल हमने पाया भी है। फिर भी एक बुराई ऐसी है जिसका मल्टी लेवल पर, जिसका हमको करना पड़ेगा, इसका कोई ना कोई सुधार पुलिस के लेवल पर, सरकार के लेवल पर, समाज के लेवल पर। और हम युवा मित्र भी वैसा अगर वातावरण बनाएंगे तो निश्चित रूप से इस चीजों को काबू पा सकेंगे। निश्चित पाना है हमको युवा के भविष्य को देखते हुए, देश के भविष्य को देखते हुए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपना मूल मंत्र दें। मित्रों, मूल मंत्र तो मैं आज के दिन यही कहूंगा कि हमारा जो आज प्रेरणा का जो दिन है,
सरदार भगत सिंह जी के जयंती दिवस की पूर्व संध्या हमें वही करना चाहिए जो हमें हमारे ऐसे प्रेरणादायक महापुरुषों की जीवनी से सीखने को मिलता है। आखिर तो एक व्यक्ति बचपन में जन्म लिया, पढ़ाई की, यौन अवस्था में अपना काम किया, काम करने के बाद अधेड़ आयु, फिर उसका परिवार बन गया, फिर बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, इस दुनिया से चला गया। अगर उसने विशेष कुछ नहीं किया तो एक अपनी आयु को बिता करके वो चला जाता है। एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद उसको कोई याद नहीं रखता है। हमसे आज पूछा जाए सब लोगों से तो जो सामान्य जीवन जीने वाले परिवार हैं वो अपने बाप दादा परदादा 3 पीढ़ियों से आगे किसी का नाम भी नहीं जानते। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं समाज में, महापुरुष ऐसे हैं जो आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले भी हुए हैं, उनको आज भी वो अमर हैं, आज भी याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं? उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया है। देश और समाज के लिए जब कुछ किया जाता है तो उसको आने वाली पीढ़ियां याद रखती हैं। उसकी इच्छा हो ना हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के लिए हम यदि कुछ कर जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। एक समाज जीवन, सुखी जीवन कैसे हो, उस सुखी जीवन होने के लिए हर व्यक्ति अपने दायित्व को समझे कि मुझे जो कोई दूसरे सामने वाले व्यक्ति हैं उनकी सहायता के लिए क्या कर सकते हैं। हम कोई हमारे से निम्न स्तर का जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई वंचित व्यक्ति है, कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसकी सहायता कैसे करें। जो एक बेसलाइन से नीचे बैठा हुआ है उसका उदय कैसे हो, तो अंत्योदय की भावना से यदि हम काम करेंगे निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आज सरदार भगत सिंह जी के क्रांतिकारी विचारों को यदि हम स्वतंत्र भारत में सामाजिक हमारी जो जीवन है उसको उच्च स्तर पर लाने के लिए उसी देश प्रेम की भावना से काम करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निश्चित रूप से आगे बढ़े। आज भगत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद। जैसा मैंने पूर्व में आपको ज्ञानवृत्त कहा, आपने तद अनुसार सभी प्रश्नकर्ताओं की जिज्ञासा का अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर समुचित समाधान किया है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अब मैं इस कार्यक्रम के संयोजक सतविंद्र राणा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सतविंद्र राणा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर नमस्ते। माननीय कार्यक्रम संयोजक होने के नाते मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस कार्यक्रम के जरिए हरियाणा के उज्जवल भविष्य के प्रति चिंतनशील ग्रामीण युवाओं को मंच प्रदान करने, उनसे सीधा संवाद करने के लिए आपका सादर आभार प्रकट करता हूं। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले 50 दिनों से सतत कार्यरत यूथ फॉर न्यू हरियाणा के वॉलंटियर्स, जिला टोली के सदस्यों, आईटी टीम, प्रश्न व सुझाव संकलन समिति के सदस्यों, समाज सेवियों, हमारे छोटे से अनुरोध पर कार्यक्रम से जुड़े मीडिया कर्मी साथियों, अधिकारियों एवं विभाग, हरियाणा के कोने कोने से कार्यक्रम में जुटे युवाओं और इस कार्यक्रम के दौरान अपने कीमती Q&A के माध्यम से अपने कीमती सुझाव देने वाले सभी युवा साथियों का भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कार्यक्रम के अंत में हरियाणा के विकास के प्रति श्रेष्ठ सोच रखने वाले कार्यक्रम से जुड़े युवाओं की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हर सार्थक इनकलाब के लिए हम आपके साथ खड़े हैं और अपना योगदान देने के लिए कृत संकल्प हैं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, सादर नमन। धन्यवाद सतविंदर जी। दुनिया से क्यों खफा रहे, आसमां से क्यों गिला करे, सारा जमाना दुश्मन सही, आओ मुकाबला करें। ये पंक्तियां भगत सिंह जी ने अपनी शहादत से चंद रोज पहले अपने भाई को चिट्ठी में लिखी थी। आज सारी दुनिया भगत सिंह को जानती है उनके साहस के लिए, मगर भगत सिंह एक अनुकरणीय विचार है, एक सोच है, एक स्कूल ऑफ थॉट है।
ऐसे परम पिता परमेश्वर के परम प्रिय पुत्र राष्ट्र गौरव महावीर को सलाम और शत शत प्रणाम के साथ मैं डॉक्टर सिमरन आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी।